चलो हम लोग शुरू करेंगे अपनी क्लास। हम लोगों को क्या पढ़ना है आज? शब्दावली। शब्दावली तो पढ़ना ही है, प्रत्यय भी पढ़ना है, ठीक है। चलो देखो ये मेरी गलती है, ये बताओ मेरी गलती है? हाँ, अब नहीं लोगे क्लास तो ये मेरी गलती है क्या? हाँ, ठंड लगी है? क्या हो रहा है? जुकाम हो रहा है। चलो देखो, क्लास शुरू करने से पहले शब्दावली में हम देखेंगे अभ्यास सेट 3 देखेंगे हम। ये शब्दावली में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द है हमारा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट दिया है हमारा, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे हम एक शब्द में क्या कहेंगे? अभेद्य। अगला शब्द है जो भेदा या तोड़ा जा सके उसे हम क्या कहेंगे? भेद्य। और दोनों ही एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? विलोम शब्द हो जाएंगे। जो कठिनाई से भेदा या तोड़ा जाए उसे दुर्भेद्य कहेंगे। दुर से बना है, दुर उपसर्ग लगा हुआ है इसमें, ठीक है। अगला शब्द है जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो उसे क्या कहेंगे? एक शब्द देशद्रोही। दूसरा है जिसका उच्चारण न किया गया हो, अनुच्चरित। देखो शब्द से बना है, ये अन उपसर्ग है इसमें। अगर आपसे कोई पूछा जाए कि इसमें कौन सा उपसर्ग है तो शकल देख के अनुमत लगा देना। आपको सार्थक शब्द देखना पड़ेगा। सार्थक शब्द क्या है? उच्चरित। उच्चरित शब्द में अन उपसर्ग लगा है तो यहाँ पे न आधा है, इस ऊ ने इस न को क्या कर दिया है? पूरा कर दिया है। तो शब्द हमारा क्या बन गया? अनुच्चरित, यानी जिसका उच्चारण न किया गया हो। और जिसका उच्चारण किया गया हो उसे क्या कहेंगे? उच्चरित। आगे शब्द आता है, आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाओं को क्या कहेंगे? तो यहाँ पे शब्द आएगा अनुभाव। अब इस पॉइंट को आपको याद रखना पड़ेगा कि अनुभाव किसे कहेंगे, यानी आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाओं को। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा ये क्या होता है, कहाँ से आया? तो जब हम लोग रस पढ़ेंगे तो रस में हम इसको पढ़ेंगे, रस का ये एक भाव होता है, यानी अनुभाव जो है रस का एक भाव होता है कि जब कोई आश्रय, अब आश्रय कौन है? तो जिसके मन में भाव उत्पन्न हो रहा है। तो जिसके मन में भाव उत्पन्न होता है वह जो क्रिया प्रतिक्रिया करता है उसे हम अनुभाव कहते हैं, ठीक है। आगे शब्द आता है, वह जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो के लिए एक शब्द आएगा अद्य प्रसूत, यानी जो अभी अभी जन्मा है, अभी अभी उत्पन्न हुआ है। आगे शब्द है जो बहुत आगे तक की बात सोच कर काम करता हो उसको क्या कहते हैं? अग्रसोची कहते हैं, उसे अग्रसोची। आगे शब्द है जानने की कोशिश करने वाला। तो जानने की कोशिश करने वाला के लिए एक शब्द हम क्या कहते हैं? जिज्ञासु या उत्सुक, ठीक है। आगे शब्द आता है, हाथ में कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं? तो शब्द आता है अनामिका, ठीक है। आगे शब्द आता है जिसे वाणी व्यक्त न कर सके उसे हम क्या कहते हैं? एक शब्द अवर्णीय। और दूसरा शब्द आएगा जिसे वाणी व्यक्त कर सके उसे हम कहेंगे वर्णीय। और दोनों एक दूसरे के विलोम भी हो जाएंगे। आगे शब्द हमारा दिया हुआ है, जो वचन द्वारा न कहा जा सके, फिर शब्द आ जाएगा निर्वचनीय या अनिर्वचनीय, ठीक है। तो दोनों शब्द आ गया, निर लगा हुआ है और निर के साथ अ और निर लगा हुआ है, इस तरह से दो शब्द बनते हैं, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। आगे शब्द है जो वचन द्वारा कहा जा सके तो उसको क्या कहेंगे हम? वचनीय, ठीक है। फिर शब्द दिया है जो बात वर्णन से परे हो तो उसको कहेंगे वर्णातीत। अब इसमें यहाँ पे एक पॉइंट समझिएगा कि यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जिसे वचन द्वारा कहा जा सके और जिसे वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके। तो बात तो एक ही हो गई लेकिन शब्द दो अलग अलग आ रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, जब आपकी व्याख्या में वचन शब्द दिया होगा तो आपको दिमाग में रखना है कि हमें वचनीय वाला ऑप्शन लगाना है, या आपके व्याख्या में अगर वाणी दिया हो तो उस समय आपको वर्णीय वाला शब्द लगाना है। अगर विकल्प में वर्णीय और वचनीय दोनों आ जाएं तो,
अगर दोनों में से कोई एक हो तो फिर तो दोनों के लिए, यानी वाणी से व्यक्त करना भी वचनीय हो जाएगा और वचन से व्यक्त करना भी वर्णीय हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में आ जाएं तो कहने का तो मतलब वही है कि शब्दों में कहना, ठीक है। तो आपको इनके शब्दों के हिसाब से चलना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, जब भी कभी ये बात आए ना, किसी भी शब्द में आपको आतीत वाला दिखाई दे, या आतीत एक आपको शब्द मतलब एक तरह से शब्दांश अगर अंत में ये दिखाई दे, तो हमेशा उस बात को ये समझना कि वो जिस भी चीज़ से आतीत कहा जा रहा है वो उससे परे है, यानी उससे अलग की बात है। तो जैसे कहा यहाँ पे कि जो बात वर्णन से परे है, तो उसके लिए क्या कर दिया, वर्णातीत। अब इसी तरह से मान लीजिए अगर हम ऐसे कहें कि जो बात कल्पना से परे है, तो उसको हम क्या दें, कल्पनातीत, ठीक है। इस तरह से शब्द आता है, तो याद रखना है इनको। अब आगे आती है वह बात जो कही ना जा सके, वह बात जो कही ना जा सके या जिसके बारे में कुछ कहा ना जा सके। फिर शब्द आ गया अकथनीय, ठीक है। और वह बात जो कही जा सके उसके लिए क्या आ गया, कथनीय, ठीक है। तो इस तरह से शब्द आ जाता है कि जो बात कही जा सकती है उसे कथनीय, और जो बात कही नहीं जा सकती या जिसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते वो क्या, अकथनीय हो गया। आगे शब्द आ गया वह बात जो शब्दों द्वारा व्यक्त न की जा सके, तो उसे हम क्या कह रहे हैं, अव्यक्त। अब यहाँ पे कहेंगे कि कुछ न कहना और शब्दों द्वारा न कहना, इसका क्या मतलब हो जाएगा। तो आपको दोनों में अंतर इसी तरह से रखना है कि जैसे मान लो हम अगर कभी कुछ बात कर रहे हैं, किसी से कह रहे हैं, तो हम ये कहें कि जिसे हमारे मन में भाव तो आ रहा है लेकिन हमारे पास शब्द नहीं मिल पा रहे हैं कि हम अपने मन की इस बात को किसके माध्यम से कहें, कौन से शब्द ऐसे दें कि जो हमारे मन में आने वाले भावों को व्यक्त करें। तो जब हम कहते हैं कि मान लो हमें कोई शब्द नहीं मिल पाता, तो अभी हम आज के तौर पे क्या कहते हैं कि मेरे मन में जो भाव आ रहे हैं मैं उसे कह नहीं पा रहा हूँ। तो आपने क्या कहा, एक पूरा का पूरा सेंटेंस बनाया। अब वहाँ पे सेंटेंस बनाने की जगह अगर आप एक शब्द में प्रयोग करें तो आप उसे कह सकते हैं कि यह बात अव्यक्त है। अव्यक्त मतलब जिसे शब्दों के द्वारा कहा नहीं जा सकता है, ठीक है। अब अव्यक्त और अकथनीय में क्या अंतर हो जाएगा, तो अकथनीय में अंतर ये हो जाएगा कि हमने कहा कि जो बात कही ना जा सके का मतलब ऐसे हो गया कि अगर सपोज करिए कि कोई एक व्यक्ति है और उस एक व्यक्ति के बारे में हम कुछ ऐसी बात बताना चाह रहे हैं कि मतलब जो कुछ बहुत गलत बात हो गई है या कुछ ऐसी गंभीर बात हो गई है, तो आप उसे कहना नहीं चाह रहे, बताना नहीं चाह रहे, तो तब आप वहाँ पे कहेंगे कि ये बात ऐसी है, ये अकथनीय है, मतलब इसे हम कह नहीं सकते, मतलब वहाँ हम किसी वजह से उसको क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं। और अव्यक्त में मतलब ये है कि ये हम शब्द न होने के कारण से व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। तो दोनों में ये थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। आगे शब्द आता है सवेरे से दोपहर तक का समय। इसके लिए हम एक शब्द में क्या कहेंगे, पूर्वाहन। शब्द आता है दोपहर का समय, जो दोपहर वाला शब्द समय होता है तो उसे कहते हैं मध्याह्न। फिर आता है दोपहर के बाद वाला समय, उसे अपराह्न कहते हैं। और सूर्यास्त का समय, जिसे शाम का समय होता है, सूर्यास्त का समय, उसे हम कहते हैं गोधूली, ठीक है। आगे आता है जिसकी कोई कीमत ना हो सके। आगे शब्द है जिसकी कोई कीमत ना हो सके, तो उसे हम कहेंगे अमूल्य। जिसकी बहुत अधिक कीमत हो तो उसे हम क्या कहेंगे, बहुमूल्य। और मूल्यवान अथवा महत्वपूर्ण वस्तु को हम कीमती कह देते हैं कि कोई बहुत मूल्यवान वस्तु है या महत्वपूर्ण वस्तु है तो उसे हम कीमती शब्द से संबोधित करते हैं। आगे शब्द आता है जो न कहने योग्य बात है उसको क्या कहेंगे, अकथ्य। अब देखो आपको यहाँ पे समझना है, अभी आपने अकथनीय शब्द पढ़ा और फिर यहाँ पे आ गया अकथ्य। ये बहुत आता है परिभाषा में, मतलब विकल्प दोनों आ जाते हैं, छात्र इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है जो न कहने योग्य बात, यहाँ तक जब बात आ जाए तो उसे कहते हैं अकथ्य। और जब हो कि जो कहने योग्य बात नहीं है या जिसे कहा नहीं जा सकता हो, ऐसा जब बात आएगी तो उसे अकथनीय लगाएंगे। दोनों में क्या अंतर है, अकथनीय है भाववाचक संज्ञा और अकथ्य है उसका विशेषण, ठीक है। तो विशेषण और संज्ञा का दोनों में अंतर होता है। आगे शब्द है जो कहने योग्य बात है, ये एक तरह से क्या है, विशेषता को बता रहा है, तो उसे कथ्य कहते हैं। आगे शब्द है गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला अंतेवासी कहलाता है, ठीक है। चलिए इस पॉइंट को याद रखेंगे, हम आगे बढ़ेंगे।
आज हम लोगों को पढ़ना है प्रत्यय। हम लोग पढ़ रहे थे शब्द निर्माण की विधि। हम पढ़ रहे थे शब्द निर्माण, ठीक है। शब्द निर्माण की विधि हमने कितनी पढ़ी है? 4। सबसे पहले कौन सी पढ़ी थी? संधि। दूसरी हमने कौन सी पढ़ी? समास। तीसरी हमने कौन सी पढ़ी? उपसर्ग। और चौथी प्रत्यय। तो इन चारों में क्या अंतर था ये मैंने आपको संधि की क्लास शुरू करने से पहले बताया था। वहां हम लोगों ने देखा था यहाँ पर कि जिसमें जो हमारी संधि होती है इसमें किसका मेल होता है? वर्ण का मेल होता है, ठीक है। और जो हमारा समास होता है इसमें किसका मेल होता है? शब्द का मेल होता है, ठीक है। ये दोनों तो हमारे वर्ण और शब्दों के मेल से बनने वाला एक नया शब्द था। और उपसर्ग और प्रत्यय जो है ये हमारा क्या है? एक तरह का ये शब्दांश है। यानी उपसर्ग और प्रत्यय क्या है? ये हमारे शब्दांश हैं। ये शब्दांश जब किसी शब्द के पहले लगता है तो ये क्या हो जाता है? तब यह उपसर्ग कहलाता है, ठीक है। और जब किसी शब्द के अंत में कोई शब्दांश लगता है तो वो क्या कहलाता है हमारा? तो वो हमारा कहलाता है प्रत्यय, ठीक है। यहाँ आप लोगों को ये समझना है कि जब इन दोनों में ये तो अंतर हो गया कि एक शब्द के पहले लग रहा है और एक शब्द के अंत में लग रहा है, तो ये तो अंतर हो गया। लेकिन इनमें समानता क्या है? समानता ये है कि यहाँ पर जो भी टुकड़े होंगे, चाहे वह शब्दांश है चाहे वह ये शब्द है, तो जब इनसे बनने वाला जो शब्द होगा उस शब्द में भी ऊपर जो शब्द है उसका अर्थ निहित होता है। ये हमने देखा था यहाँ पे। जैसे हमने उपसर्ग के बारे में जान लिया था कि मान लीजिए हमारे पास कोई शब्द है, जैसे हमारे पास शब्द था सत्य। अब इस सत्य शब्द में अगर हमने अ उपसर्ग लगाया तो इससे बनने वाला शब्द हमारा क्या बना? असत्य। तो हमें पता है कि जो सत्य का अर्थ यहाँ है वही सत्य का अर्थ यहाँ पे है। बस अंतर क्या है? अ माने हो गया नहीं, तो असत्य का मतलब हो गया जो सत्य नहीं है। तो यानी ऊपर वाले शब्द का अर्थ इसमें क्या है? निहित है। तो यह शब्द हमारा किससे बना है? उपसर्ग से बना है। वहीं पे अगर हमने देखा कि मान लीजिए कि हमारे पास दुकान शब्द जैसा शब्द है, दुकान, तो भले ही हमें इस टुकड़े का अर्थ दू माने दो और कान माने कान, दो अर्थ हमें मिल रहे हैं, लेकिन दुकान का जो अपना अर्थ होता है वो दो कान होना नहीं होता। तो जब दो कान होना नहीं होता तो इसका मतलब यह शब्द हमारा उपसर्ग विधि से नहीं बना है। तो इसी तरह से हमारा प्रत्यय में भी आता है कि जब हमारा कोई शब्द किससे बना होता है? प्रत्यय विधि से बना होता है, तो उसमें भी हमारे शब्द का अर्थ होना जरूरी होता है। जैसे मान लीजिए शब्द है हमारे पास नमक। अब नमक शब्द में हम क्या जोड़ रहे हैं? एक प्रत्यय जोड़ रहे हैं ईन, ठीक है। तो अब जब हम इनको जोड़कर बनाएंगे तो शब्द हमारा क्या बनेगा? नमकीन, ठीक है। तो यहाँ पे नमकीन शब्द जो हमारा आ गया, इस नमकीन शब्द में इस नमक शब्द का अर्थ निहित है। बस हमने इस नमक शब्द में यहाँ पे प्रत्यय लगाकर एक नया शब्द बना दिया है जो नमक का अर्थ नहीं देता लेकिन नमक के जैसा अर्थ जरूर देता है। यानी नमकीन कैसी होती है? नमक वाली होती है, ठीक है। तो यानी इस शब्द का अर्थ इसमें निहित है। तो जब तक किसी शब्द में उसका अर्थ बना रहेगा तो प्रत्यय हमारे वही होते हैं। अब हमें यहाँ पर ये सीखना है कि यानी प्रत्यय जो है हमारा, प्रत्यय से भी हमारे नए शब्द बनने वाले हैं। तो यह भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हमारे पास हो जाता है। अब हमें यहाँ पे सीखना ये है कि अब आपकी परीक्षा में या आपने इससे पहले कभी किताबों में देखा होगा तो आपको ये पढ़ाया जाता है कि प्रत्यय क्या होता है, ठीक है। ये पढ़ाया जाता है कि प्रत्यय क्या है और फिर इसके बाद प्रत्यय कितने प्रकार का होता है, ये पढ़ा दिया जाता है।
और आपसे आपकी परीक्षा में जैसे प्रश्न आता है कि इस शब्द में प्रत्यय है या नहीं, तो आपको ये देखना होता है कि शब्द में प्रत्यय लगा है या नहीं लगा है, ये देखना होता है। तो ये आपकी परीक्षा का हिस्सा रहता है प्रत्यय से संबंधित प्रश्नों में। लेकिन अगर हम प्रत्यय की बारीकी से जांच करें तो ये प्रत्यय हमारा ऐसा पॉइंट है जो हमको हमारी वर्तनी यानी शब्दों की वर्तनी याद करने में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। हम शब्दों की वर्तनी याद कर सकते हैं। हमारी जो शब्दों की वर्तनियाँ गलत होती हैं उन्हें हम इसके माध्यम से सीख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको सिखाऊंगी कि जैसे प्रत्यय के बारे में हम क्या जानते हैं कि प्रत्यय क्या है, और दूसरा हम जानते हैं कि प्रत्यय कितने प्रकार का होता है। तीसरा पॉइंट जो आपको किताबें नहीं सिखाती और मास्टर लोग भी नहीं सिखाते हैं, यानी टीचर अध्यापक जो भी हैं वो नहीं सिखाते हैं, जो मैं आप लोगों को सिखाऊंगी जो सबसे अलग है, और वो है लगाने की विधि, यानी प्रत्यय लगाने की विधि। अब ध्यान दीजिएगा कि इस पॉइंट को लोग कहते हैं आपकी परीक्षा में ये पूछा नहीं जाता कि प्रत्यय को लगाया कैसे जाता है। ठीक है, ये आपकी परीक्षा में ये पॉइंट पूछा नहीं जाता। फिर आप कहेंगे तो मैम इसको हम सीखे क्यों? तो जब हम इसको सीख लेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो हम शब्दों में वर्तनी हमारी गलत होती है, तो बहुत सारे शब्दों का ज्ञान आपको यहाँ पे मिलेगा कि शब्दों में वर्तनियाँ कैसे गलत हो जाती हैं। अगर हमें प्रत्यय लगाने का तरीका आ जाएगा तो आपको वो शब्द अपने आप याद हो जाएंगे कि इनमें क्या अंतर आ रहा है, हमारा कहाँ गलती हो रही है। ठीक है, तो इसीलिए हम प्रत्यय लगाने की विधि सीखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इसको लगाने की हम 4 विधि सीखेंगे, 4 तरीके हैं, 4 ही आपको पॉइंट ध्यान रखने होंगे। अगर मान लीजिए कि आपको वो विधि नहीं भी याद होती है या उसका रूल्स जो फॉर्मूला है वो आपको नहीं भी याद होता है, तो आपको अपने दिमाग पे स्ट्रेस नहीं लेना कि भाई ये हमें आया नहीं, ये नहीं हुआ। ठीक है, इसे हम सीखेंगे और प्लस अभ्यास करेंगे। अब ये मत सोचना कि आप कहें कि हाँ मैम आपने बता दिया परीक्षा में तो आएगा नहीं, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है इसका अभ्यास करने की। नहीं, अभ्यास करना है। जैसे आपने संधि सीखी ना, ऐसे अभ्यास करना। जिस समय आप अभ्यास कर रहे होंगे आपको उसी समय पता चल जाएगा कि न जाने कितने पर्यायवाची, न जाने कितने विलोम शब्द, न जाने कितने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और न जाने कितने शब्दों की वर्तनी आप इस पॉइंट से सीख जाएंगे। ठीक है, तो अब ये मैंने आपको बोला कि अभी तक ये परीक्षा में नहीं आया, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं कि ये आगे परीक्षा में नहीं आएगा, आगे परीक्षाओं में आ सकता है। तो इसीलिए हम इस पॉइंट को लगाना पहले सीखेंगे और इसके प्रकार के बारे में हम अंत में पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं प्रत्यय को देखने के लिए कि प्रत्यय होता क्या है। नोट्स बनाते हुए अपना चलेंगे। तो सबसे पहले प्रत्यय की परिभाषा हमारे सामने आ रही है। प्रत्यय की परिभाषा कह रही है कि प्रत्यय 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, प्रति प्लस अय। तो 1 नंबर का प्रश्न तो आपका यहाँ से बन जाता है कि प्रत्यय किससे मिलकर बना हुआ है। ठीक है, 2 शब्दों से मिलकर बना है। प्रति शब्द का अर्थ हो जाता है साथ में पीछे, और अय का अर्थ हो जाता है चलने वाला। तो इसका शब्द बन जाता है कि मूल शब्द के पीछे साथ में चलने वाला शब्दांश ही क्या कहलाता है? प्रत्यय कहलाता है। तो हम इसकी परिभाषा क्या देखते हैं। परिभाषा कहती है कि ये वह शब्दांश है जो किसी शब्द या धातु के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में या उसके लिंग में या उसके वचन में परिवर्तन कर देता है, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। तो अब ये जो प्रत्यय की परिभाषा है इसको, इस पर भी स्टार लगा लीजिए। एक शब्द में आपकी परिभाषा ये भी आ जाती है, मतलब 1 नंबर के प्रश्न में ये आ जाती है। आपसे कुछ ऐसे पूछा जाता है कि जिसके अंत में, यानी वह शब्द जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ, लिंग या वचन में परिवर्तन करता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो वह प्रत्यय कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट आपके सामने आया, एक शब्द धातु। आप जानते हैं शब्द का मतलब तो समझते हैं, लेकिन धातु क्या होती है इसको समझते हैं? जानते हैं धातु क्या होती है? नहीं जानते। चलो इसे समझ लेते हैं। देखो, बताइए, एक शब्द मैं लिख रही हूं, ये शब्द कौन सा है? पढ़ना। क्या है ये? संज्ञा है कि क्रिया है? क्रिया है। जैसे लिखना, ये क्या है? क्रिया है। जैसे जाना, ये क्या है? एक क्रिया है। जैसे रोना, ये क्या है? एक क्रिया है। जैसे गाना, ये क्या है?
क्रिया है। जैसे खाना, ये क्या है? एक क्रिया है। ठीक है, अब ये तो आपको पता चल गया कि ये क्या है? क्रिया। अब अगर इन क्रियाओं में मैं अगर इन क्रियाओं के अंत से जो ये ना है, जो कि एक प्रत्यय है, इसको हटा दूं। जो ना है ये क्या है? एक प्रत्यय है। तो मैंने इसको हटा दिया। अब हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा पढ़, लिख, जा, रो, गा, खा। तो ये जो हमारे पास बचा है, इसी को हम कहते हैं धातु। बात समझ में आ गई आपको? तो क्रिया और धातु में अंतर समझ में आ गया। क्रिया वो शब्द होता है जब किसी धातु में कोई प्रत्यय लगा होता है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं क्रिया। और जब उस क्रिया से प्रत्यय हटा दिया जाता है तो जो क्रिया का मूल रूप बचता है उसको हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। ठीक है, तो या हम इसे धातु कह सकते हैं या हम इसे क्रिया का मूल रूप कह सकते हैं। ठीक, अब हम आएंगे वापस से इसकी परिभाषा पर। तो इसने कहा है कि वह शब्दांश जो किसी शब्द या धातु के अंत में जुड़ता है। तो हमें पता चल गया कि ये जो हमें यहाँ पे जो प्रत्यय मिल रहा है वह क्रिया में नहीं जुड़ता, जुड़ता किस में है? धातु में। तो जब भी कभी आपको किसी शब्द में कोई प्रत्यय जुड़ता हुआ नजर आएगा तो आपको ये समझ जाना है कि क्रिया और धातु में क्या अंतर होता है। ठीक है, चलो अब ये तो इसकी परिभाषा समझ में आई। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रत्यय से संबंधित कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट कह रहा है कि उपसर्गों की तरह ही प्रत्यय भी स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होते हैं और ना ही प्रत्ययों का कोई विशेष अर्थ होता है। ठीक है, ये वो जैसे हमने देखा था उपसर्ग थे हमारे, तो उपसर्ग में तो उनका भाव था। ठीक है, अर्थ नहीं था तो भाव था। लेकिन जो हमारे प्रत्यय हैं इनका कोई भाव नहीं होता है, तो ये बिना अर्थ के होते हैं। ये ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्द के अंत में आते हैं और स्वतंत्र रूप से कभी प्रयोग नहीं होते। तो जब आप कोई वाक्य बनाते हैं तो किसी भी वाक्य में आप प्रत्यय को अलग से नहीं देखेंगे। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि प्रत्ययों से शब्दों का विस्तार होता है। इसको हाईलाइट कर लीजिए। परीक्षा में पूछा गया था कि शब्दों का विस्तार निम्न में से किससे होता है? तो आपको दिया था संज्ञा से होता है, सर्वनाम संज्ञा से होता है, संधि से होता है, समास से होता है, उपसर्ग से होता है या प्रत्ययों से होता है। तो इन चारों में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो शब्दों का विस्तार होता है वो प्रत्ययों से होता है। कैसे होता है कि जैसे मान लो अगर हम एक धातु है लिख, अगर ये धातु है हमारी, इसके आगे हम प्रत्यय लगाएं, ता प्रत्यय लगा दें तो क्या बन जाएगा? लिखता। अगर ती प्रत्यय बना दें तो क्या बन जाएगा? लिखती। अगर ते लगा दें तो लिखते। अगर ना लगा दें तो लिखना। ठीक है, अगर हम या लगा दें तो लिखवाया, ये वाया लगा दें ना, वाया। तो ठीक है, तो ऐसे बन जाएगा लिखवाया। अब इससे बहुत सारे शब्द बनते हैं, लिखूंगा, लिखेंगे, लिखेगी, लिखवाया या लिखूं। इस तरह से हम कितने सारे प्रत्यय, ये सब क्या है? प्रत्यय हैं। तो हम बहुत सारे प्रत्यय जोड़ के, यानी एक ही शब्द में या एक ही धातु में हम बहुत सारे प्रत्यय जोड़कर बहुत सारे शब्द बना देते हैं। तो वही हमारा क्या हो जाता है? प्रत्ययों से शब्दों का विस्तार होता है। ठीक है, अब इसमें हम यहाँ पर देखते हैं कि किसी मूल शब्द, इस मूल शब्द का मतलब होता है कोई धातु हो सकती है, कोई संज्ञा है, कोई सर्वनाम है, कोई विशेषण है या अव्यय हो सकता है। उनमें जब हम प्रत्यय जोड़कर नया शब्द बनाते हैं उसी को कहा जाता है। तो इसमें थोड़ा सा हम उदाहरण लिख लेते हैं यहाँ पे कि किस तरह से हम नया शब्द बनाते हैं। यहाँ पे आप लोगों को लिख लेना है। ठीक है, जैसे देखो मान लो कि हम यहाँ पे शब्द लिख रहे हैं, हमने लिया एक शब्द पढ़, उदाहरण में लिखना पढ़। पढ़ क्या है? एक धातु है, ब्रैकेट में लिख लेना। ये क्या है? एक धातु। इसमें हमने क्या जोड़ा? ता। तो हमारे पास शब्द क्या बन गया? पढ़ता। ठीक है, उसी तरह से मान लीजिए हमने एक शब्द लिया नमक। नमक में हमने, ये नमक क्या है? एक संज्ञा शब्द है। ठीक है, तो इसमें हमने जोड़ा ईन, प्रत्यय जोड़ दिया हमने ईन। तो हमारे पास शब्द क्या बन गया? नमकीन। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए शब्द है हमारे पास अपना, इसमें हमने क्या जोड़ा? सर्वनाम। इसमें हमने जोड़ लिया पन और शब्द हमारा क्या बन गया?
अपनापन, ठीक है। उसी तरह से एक शब्द आता है हमारे पास मोटा। मोटा क्या है? एक विशेषण है। हमने इसमें क्या जोड़ दिया? पा, तो शब्द क्या बन गया? मोटापा। लिख लिया? चलो देखो, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हमारा एक तरह से नोट्स पूरा हो गया कि हाँ प्रत्यय में हम ये लगा के बनाते हैं। अब यहाँ से शुरू होता है प्रत्यय लगाने के नियम, यानी प्रत्यय लगाने के कुछ नियम किस तरह के होते हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला नियम आ रहा है कोई परिवर्तन नहीं। अब हमारा प्रत्यय जो है संधि की तरह नहीं लगता, एक बात ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप लोगों के पास ये बताइए कि कोई छात्र ऐसा है जिसके पास मेरी किताब छोड़ के मार्केट की कोई अन्य किताब हो हिंदी को लेकर? कितने लोगों के पास है? बाकी लोगों के पास नहीं है। अगर हो, ठीक है, लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मान लो बाई चांस हो, तो मैं आपको एक प्रूफ दिखाने के लिए ये चीज़ पूछ रही हूँ। आप जाके देखना किताबों में, जैसे अब हम देखेंगे तो जब आप मार्केट की किताबों को देखोगे तो उनमें आपको जहाँ आपकी संधि दी हुई होगी और जहाँ हमारी व्यंजन संधि, विसर्ग संधि समाप्त होती हैं, उसके अंत में लिखा होगा कि हिंदी की कुछ संधियाँ, ऐसे करके हेडिंग दी हुई होती है और वहाँ पे कुछ शब्द आपको दिए होंगे। तो अब आपको संधि तो करना आता ही है, तो आज जाके जिनके पास बुक है वो जाके घर पे देखेंगे कि वहाँ पे जो हिंदी की संधि दी हुई है ऐसे आगे करके, आप उनको देखना कि उनमें कौन सा नियम लागू होता है जो आप लोगों ने संधि के अंतर्गत पढ़ा है। तो आपको वहाँ कोई नियम लागू वहाँ होते हुए नहीं दिखाई देगा। आप उनको जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो हिंदी की संधियाँ ना होके वो क्या है, एक तरह से प्रत्यय के लगाने का तरीका है, जो शब्दों में प्रत्यय लगाए जाते हैं वो दिया हुआ है। तो किसी शब्द में हम प्रत्यय कैसे लगाते हैं वो अब हम यहाँ पे देखेंगे। तो मतलब ऐसे ना लोगों ने उल्टी पुल्टी जगह कुछ भी बना के दे रखा है, उसको संधि का नाम दे रखा है, एक्चुअली में वो क्या है, प्रत्यय है, प्रत्यय का तरीका। तो प्रत्यय संधि के जैसा नहीं लगेगा, इसके अपने कुछ नियम हैं। तो अपने नियम में सबसे पहला पॉइंट आ गया कोई परिवर्तन नहीं। अब कोई परिवर्तन नहीं का मतलब है कि कुछ प्रत्यय हमारे ऐसे होते हैं। अब ये ऐसा मान लीजिएगा कि हमारे पास मान लीजिए कि 100% यानी सारे हमारे प्रत्यय हैं, इनमें से 30% प्रत्यय हमारे ऐसे हैं जो इस नियम पे काम करते हैं, ठीक है, और 70% जो होंगे वो अलग नियम पे काम करेंगे। तो ये पहला नियम ये कह रहा है कि कोई परिवर्तन नहीं, ये किसी शब्द में कोई परिवर्तन नहीं करते, जैसा शब्द होता है वैसा शब्द और जैसा प्रत्यय होता है वैसा प्रत्यय उपसर्ग की भांति जो के त्यों लग जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ पे हमने पहला पॉइंट लिया कुछ प्रत्यय धातु, यानी अभी हम धातु और शब्द इन दोनों में अंतर समझिएगा। हमने पढ़ा था धातु का मतलब हो जाएगा हमारी क्या, क्रिया, ठीक है, समझ गए, क्रिया का मूल रूप यानी धातु का मतलब। और जब भी हम शब्द की बात करेंगे तो शब्द के अंदर हमारे पास आएगी संज्ञा, इसमें आएगा हमारा सर्वनाम, इसमें आएगा हमारा विशेषण, ठीक है। तो शब्द का मतलब यहाँ पे हमारे सामने क्या होगा, किसी संज्ञा, किसी सर्वनाम या किसी विशेषण से, और धातु का मतलब होगा किसी क्रिया के मूल रूप से, ठीक है। तो हम यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं का नियम जो है दो अलग लगा रहे हैं, एक बार धातु के साथ और एक बार शब्द के साथ। तो कह रहा है कि कुछ प्रत्यय हमारे ऐसे होते हैं जो धातु के साथ तुरंत बाद जुड़कर क्रिया का निर्माण करते हैं, और क्योंकि ये धातु के साथ जुड़कर क्या बना रहे हैं, क्रिया बना रहे हैं, तो इसलिए हम इनको क्रिया प्रत्यय कह देते हैं। और ये प्रत्यय मूल शब्द में कोई बदलाव नहीं करते, ये मूल शब्द के साथ ज्यों के त्यों जुड़ते हैं। अब कैसे जुड़ते हैं इसके लिए आपको यहाँ पे लिखना है उदाहरण, ठीक है, किस तरह से, जैसे देखो उदाहरण के तौर पर शब्द लिया हमने
ये हमारे पास क्रिया है, क्रिया का मूल रूप खा, इसमें हमने जोड़ा ना, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। तो ये बहुत सरल है, उतार लीजिए जल्दी से फटाफट से। ये हमारा कैसा है, बहुत ही सरल है, इसमें हमें कहीं कोई बदलाव नहीं करना होता, हमें इसमें धातु भी दिखाई देती है और हमारा प्रत्यय भी दिखाई देता है। ठीक है, कौन सी संज्ञा? अच्छा, भोजन के लिए, तो वो अलग बात है। अभी तो हम किसके लिए बात कर रहे हैं, क्रिया के लिए बात कर रहे हैं ना। ऐसे तो बहुत सारी हमारी क्रिया और हैं जो संज्ञा के रूप में भी होती हैं, और जैसे मान लो सोना शब्द हो गया, तो सोना धातु के रूप में होता है तो वो संज्ञा हो जाता है, और जब हम सोना एक क्रिया के रूप में लेते हैं तो वो क्रिया हो जाता है। तो ऐसे तो बहुत सारे शब्द आएंगे, उनके अर्थ को अलग लेते हुए ध्यान में ना। लिख लिया ये? अब चलो इसके बाद यहाँ पे हम उदाहरण देख रहे हैं, जैसे कुछ हमारे सामने दिए हैं प्रत्यय के नाम, जैसे ना, नी, ने, या, ये, यता, ती, ते, ये हमारे क्रिया प्रत्यय कहलाते हैं, जो किसी क्रिया के अंत में, ध्यान देना, जैसे खा क्रिया है, कर क्रिया है, जा क्रिया है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे खा क्रिया के साथ हमने तीनों को जोड़कर लिखा, या गा क्रिया के साथ हमने तीनों को बनाया, या लिख क्रिया के साथ, पढ़ क्रिया के साथ, जा क्रिया के साथ। ठीक है, इस तरह से। तो इनमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो इन्हें लगाने में कोई टेंशन होगी नहीं, आराम से पता चल रहा है। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा दूसरा पॉइंट, यानी शब्दों के साथ। हम शब्दों के साथ किस तरह से प्रत्यय लगाते हैं। तो कुछ प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के तुरंत बाद जुड़कर शब्द का निर्माण करते हैं, और ये प्रत्यय भी मूल शब्द में कोई बदलाव नहीं करते। यहाँ भी ये मूल शब्द के साथ ज्यों के त्यों जुड़ जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर लिख लो मेरे साथ साथ, जैसे मान लो हमारे पास शब्द है गुरु। अब गुरु शब्द है, ठीक है, संज्ञा है। इस गुरु शब्द में हमने क्या जोड़ा, एक प्रत्यय जोड़ा, त्व। ठीक है, तो इससे मिलकर शब्द हमारे पास क्या बना, गुरुत्व। ठीक है, लिख लो। ठीक है, जैसे हमने त्व प्रत्यय जोड़ा। अब इसी तरह से मान लीजिए हमारे पास शब्द है स्वर्ण। स्वर्ण किसका पर्यायवाची है, सोने का। ठीक है, गोल्ड का। इस स्वर्ण में हमने एक प्रत्यय जोड़ा, कार, तो इससे शब्द क्या बनेगा हमारा, स्वर्णकार। तो जो ये स्वर्णकार शब्द बना, हाँ, तो अब ये बताइए कि इसमें हमें कहीं कोई लगाने में कोई नियम लगाना पड़ रहा है, नहीं, शब्द अलग है, हमारा प्रत्यय अलग है। तो अब हमें यहाँ क्या पता चलेगा कि त्व प्रत्यय भी एक ऐसा है जो कोई परिवर्तन नहीं कर रहा, और कार प्रत्यय भी ऐसा है हमारा जो कोई परिवर्तन नहीं कर रहा। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास और शब्द आते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हमने गर प्रत्यय लगा दिया, अभी इसी में देख लेंगे, इतना ही लिख लो, फिर आगे मैं उदाहरण लिख के ही दिए हैं, इसमें लिख लिया ये आपने। अब देखो इसमें आपके सामने ना कुछ प्रत्यय दिए हुए हैं यहाँ, जैसे आप देखेंगे यहाँ त्वय प्रत्यय दिया है। अब त्वय प्रत्यय ने कैसे बनाया, गुरु से त्वय लगाकर गुरुत्व बना दिया, शिव में त्वय लगाकर शिवत्व बना दिया, राम में लगाकर रामत्व, कृष्णत्व, मातृत्व, ठीक है, स्त्रीत्व, पुरुषत्व, सतीत्व, बंधुत्व, राजत्व, ब्राह्मण। ठीक है, सारे हमारे बन गए शब्द। अब इसी तरह से कार ने, जैसे स्वर्णकार, ग्रंथकार, नाटककार, सलाहकार, यह शब्द बने। इसी तरह से एक प्रत्यय आ गया गर। गर में कार में कारीगर बन गया, सौदागर बन गया। ठीक है, इसी तरह से गार हो गया मददगार। अब ये जो गर और गार हैं, सही देखा जाए तो ये शब्द हैं हमारे उर्दू के प्रत्यय हैं। ठीक है, जो यहाँ पे आ रहे हैं। अब जैसे मान लो ता, अब एक ता प्रत्यय हमने क्रिया में देखा, और दूसरा हम देख रहे हैं यहाँ पे संज्ञा के साथ। जैसे गुरु में ता लगा दिया तो गुरुता, मधुर में ता लगा दिया मधुरता, लघुता, इस तरह से शब्द बन गए। तो यानी ये ता प्रत्यय है, ये भी कोई परिवर्तन नहीं कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से ई प्रत्यय आ गया, खून में खूनी, आसमान में आसमानी, देहाती, ईरानी, इस तरह से बन गया। ठीक है, जैसे जयपुर में ई लगा देते हैं तो जयपुरी बन जाता है। तो बहुत सारे ऐसे शब्द हमारे बनते हैं ई प्रत्यय से। जैसे वाला प्रत्यय है, वाला प्रत्यय लगता है तो दूध वाला, पान वाला, अखबार वाला, ये लग जाते हैं। ठीक है, उसी तरह से जैसे वां प्रत्यय है तो जैसे 5 में लगा दिया, पांचवां, सातवां, आठवां, ठीक है, 10वां आदि, इस तरह से सारे शब्द बन जाते हैं।
तो हमें यहाँ क्या पता चलता है? हमें पता चलता है कि अगर हम देखें तो त्व से लेकर व तक जो हमें यहाँ पे प्रत्यय दिखाई दे रहे हैं, ये एक ऐसे प्रत्यय हैं हमारे जो किसी शब्द में या किसी धातु में अगर लग रहे हैं तो ये उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते, ना शब्द में करते हैं ना प्रत्यय में करते हैं, और ऐसे के ऐसे लग जाते हैं। तो ऐसे जब आपके सामने आएंगे तो आपको देखने से पता चल जाएगा। अब ये बात ध्यान रखिएगा कि इनके अलावा कोई और प्रत्यय भी आपके सामने ऐसा आ सकता है जो बिना किसी परिवर्तन के लगता होगा, ठीक है। तो जब आप शब्दों को देखते हैं, पढ़ते हैं, तो आपको अपने आप अनुमान लग जाएगा। पॉइंट समझ में आ गया? तो एक पहला पॉइंट था कि कुछ प्रत्यय हमारे ऐसे होते हैं जो कोई परिवर्तन नहीं करते। अब दूसरा पॉइंट आ रहा है हमारा कि मूल शब्द के अंत में परिवर्तन करते हैं। तो कुछ प्रत्यय हमारे ऐसे होते हैं जो वो मूल शब्द के अंत में परिवर्तन करते हैं, और यह किस तरह के होते हैं? तो इसमें देखो, सबसे पहला पॉइंट हमारा दिया है कि सामान्यतः इन प्रत्ययों को जब किसी शब्द के साथ जोड़ा जाता है तो ये मूल शब्द का अंतिम वर्ण हटाकर प्रत्यय को जोड़ दिया जाता है। जैसे कुछ प्रत्यय हमारे सामने दिए हैं, जैसे आक है, आकू है, आलू है, ये आगे कुछ प्रत्यय आपके सामने दिए हैं जो क्या करते हैं, ऐसा कुछ बदलाव करते हैं। और कैसा बदलाव करते हैं तो हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर आपके सामने ये लिखे होंगे शब्द, अब इनमें समझ लो। अब जैसे मान लो शब्द दिया है पहले हमारा तैराक, तो अभी लिखना आप बाद में, पहले यहाँ पे आप इसको समझ लो कि ये कैसे जुड़ा है। ये मूल शब्द है हमारा तैर, ठीक है, ये क्या हो गई, धातु हो गई, और इसमें हमारा प्रत्यय क्या जुड़ा है, आग। तो यहाँ पे जो हमारे पास पहला नियम आया है वो पहला नियम ये कह रहा है कि ये जब किसी प्रत्यय को, यानी ये प्रत्यय जब किसी शब्द में जुड़ता है तो ये उस शब्द का अंतिम वर्ण हटाता है और प्रत्यय जुड़ जाता है। तो हम देखेंगे कि इसमें शब्द हमारे पास क्या है, तैर, और तैर का अंतिम वर्ण क्या है, हमें पता है ये व्यंजन है और इसका स्वर क्या है, अ, ठीक है। तो अ हो जाएगा इसका अंतिम वर्ण। तो ये क्या करेगा, इस अ को हटाएगा और यहाँ पे प्रत्यय क्या जोड़ेगा, आक। तो हमें पता है कि ये र हमारा आधा रह गया है, तो इस र को ये आ पूरा करेगा, तो र पूरा हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा टुकड़ा क आ जाएगा, और इससे पहले क्या टुकड़ा है हमारे पास, ये। तो शब्द क्या बन गया हमारा, तैराक। तो अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ कोई परिवर्तन नहीं किया, ऐसा परिवर्तन नहीं किया जैसे संधि में होता है। यहाँ जो परिवर्तन हुआ है वो बस ये हुआ है कि अंतिम वर्ण को हटाकर प्रत्यय खुद जुड़ गया है। तो यहाँ हमारे ऐसा परिवर्तन करते हैं। अब देखो, जो आपके यहाँ पास में जो उदाहरण दिए हुए हैं, आपको इन्हीं में देखना है यहाँ पर कि कौन सा पॉइंट हमारा हटा है और किसने क्या जुड़ा कर, तो आपको लिखना है। तो आपके पास जो ये लिखा हुआ है इसमें आप देख लो, यहाँ पे हमारा क्या हटा है, अ हटा है, अ को हटाकर क्या जोड़ा गया है, आक जोड़ा गया है। तो शब्द बन गया हमारा तैराक। ऐसे लिखना है आपको। अब देखो यहाँ पे भारत में हमें पता है कि त और ये हमारा क्या है, अ, तो इस अ को हटाकर क्या जोड़ा गया है, ई जोड़ा गया है। इस ई ने इस त को पूरा किया है, तो हमारा शब्द क्या बन गया है, भारतीय, ठीक है। अब इसी तरह से जैसे घबराहट, तो इसमें पता है कि अंतिम वर्ण ये हमारा र है, इसका स्वर क्या है, अ, तो इस आ को हटाकर क्या जोड़ा गया है, आहट जोड़ा गया है। तो अब देखो, ये आ को हटाया और आहट जुड़ा, तो आ की जगह पे आ ही रहा, इसमें कोई परिवर्तन तो नजर नहीं आ रहा हमको, और शब्द हमारा क्या बन गया, घबराहट। अब जब कभी परीक्षा में प्रश्न आता है तो परीक्षक आपसे जो पूछता है वो क्या पूछता है कि घबराहट में कौन सा प्रत्यय है, बताइए, आहट प्रत्यय है या विकल्प में दिया होगा हट प्रत्यय है, ये दिया हुआ होता है। अब अगर मान लीजिए कि किसी छात्र ने ऐसे पढ़ा है कि जैसे हमने मधुर शब्द में ता लगाया तो मधुरता हो गया, तो मधुरता में कौन सा प्रत्यय, ता। तो इसी तरह से अगर ऐसे आ गया कि घबराहट में कौन सा प्रत्यय, तो अगर आपने उसी श्रेणी से इसको पढ़ा है तो बच्चा इसमें कहेगा कि अंत में तो हट आ रहा है तो हट लगा देगा। अगर हमें ये नहीं पता होगा कि हमारा इसका मूल शब्द कैसे बना हुआ है, तो हमें पता है कि घबरा का आ हटाकर आहट प्रत्यय है हमारा, ये इसमें लगाया गया और तब शब्द बना है हमारा घबराहट, ठीक है। अब इसी तरह से मान लो जो यहाँ पे शब्द है तरी, तरी क्या होती है, तरी समझते हो, किसे कहते हैं,
तरी कहते हैं जो एकदम पानी से युक्त होती है, ठीक है। तरी सब्जी देखी नहीं है कि तरी वाली, तो क्या होता है, पानी से भरी हुई होती है ना, पानी से युक्त। हाँ, तो इसका देखो ये हो गया र, अरे बस हो गया, ठीक है। यहाँ पे ई आ गया। अब हम इस ई को हटाकर यहाँ क्या जोड़ेंगे, आवट जोड़ेंगे। तो अब देखो ई को हमने हटाया और ये आ र को पूरा कर रहा है और शब्द हमारा क्या बन गया, तरावट। तो तरावट किसे कहते हैं, यानी जब हम किसी जमीन पर पानी गिरा देते हैं और उसे तर कर देते हैं पानी से, तो कहते हैं ना तरावट हो गई यहाँ पर, ठीक है। तो यानी जो इसका मूल शब्द है उसका अर्थ बन रहा है ना नए शब्द में, ठीक है। और जो आपका प्रत्यय है इसका कोई अर्थ नहीं आ रहा, लेकिन जो इसमें शब्द है तैर, तैर से बना है तैराक। तैराक किसे कहते हैं, तैरने वाला, जो तैरता है, ठीक है। घबराहट, तो घबराहट शब्द जो बना है इसमें घबराना जो क्रिया है वो है, ठीक है। भारतीय, भारतीय क्या होता है, भारत का वासी, तो यानी भारत शब्द उसमें निहित है। इसी तरह से तरी से बना तरावट, तो तरी माने पानी से युक्त, तो तरावट का मतलब भी क्या होता है, जो पानी से युक्त है, ठीक है। तो वो अर्थ आ जाता है। उतार लो इसको जल्दी से फटाफट। अब इसी तरह से नमक शब्द में हमें पता है ये हमारा क, इसका अंतिम क्या है अ, इस आ को हटाकर हम क्या जोड़ रहे हैं, ईन प्रत्यय जोड़ रहे हैं। ये ई क को पूरा कर रहा है और शब्द हमारा क्या बन जा रहा है, नमकीन, ठीक है। तो अब आपको घर जाके क्या प्रैक्टिस करनी है इसको लेकर, तो आपको घर जाके इससे ये प्रैक्टिस करनी है कि जितने भी नीचे आगे शब्द दिए हुए हैं मूल शब्द को रखते हुए उसका प्रत्यय जोड़ कर देखना है कि क्या शब्द आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। डाल लो जल्दी से फटाफट। क्या कह रहे हो बेटा, अभी बताती हूँ। देखो यहाँ प्रैक्टिस के लिए मैं ये चीज कह रही हूँ कि जो अभी आगे मैं आपको शब्द पढ़ाने वाली हूँ, तो आपको रफ कॉपी पे लेके उसका मूल शब्द और उसमें वो प्रत्यय लगाकर देखना है कि वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। क्या ये याद नहीं करने हैं, ये अपने आप याद हो जाएंगे आपको बस। कहाँ पे, वहां हटाकर, ये बात बिल्कुल सही है कि हट लग सकता है, तभी तो मैं बता रही हूँ कि आपको क्या याद करना, जैसे आपने उपसर्ग याद करे ना अपने दिमाग में, ऐसे आपको प्रत्यय भी तो याद करने हैं ना। बस वही मेन चीज ये है कि आपने विधि सीख ली और उसके बाद आपने प्रत्यय सीख लिए, मतलब याद रख लिए कि कौन कौन से प्रत्यय हमारे हो सकते हैं उस तरह से। तो अधिकतर ऐसे प्रत्यय आपके सामने आ जाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि अधिकतर हमारे प्रत्यय कौन से होते हैं। फिर दूसरी एक चीज़ और आपको ये समझ में आ जाती है कि जैसे मान लो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने देखा कि अब ये घबराहट से, और सिर्फ एक ही शब्द नहीं है कि ये आपका एक ही शब्द होगा, और भी शब्द बनते हैं, तो आप उससे थोड़ा सा अनुमान लगा लेते हैं कि कौन सा प्रत्यय इसमें हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए मेरा कहना ये है कि आप पहले इनके लगाने का तरीका सीखो, और इनके लगाने का तरीका सीखने के बाद जितने प्रत्यय आपके दिए हुए हैं एक बार उनको उपसर्ग की भांति उन्हें भी समझ लो कि ये होता है, ये होता है, ये होता है, और जो उसमें शब्द दिए हैं उनका, यानी कहने का मतलब है अगर मैं अभ्यास करने के लिए आपको दे रही हूँ, एक बार आपने संधि की भांति सबका अभ्यास करके रख दिया तो ये फिर एक ही बार पढ़ने की जरूरत है, दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि फिर आपके सामने आएंगे, लगाना आता है, फिर आपको रटने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। पर बात यह है कि अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे तो वहां पे आ जाएंगे। अब जैसे देखो अच्छा यहाँ क्या प्रश्न कह रहे, कैलाश में कौन सा सा होगा। देखो बेटा एक बात मैं आपको बता देती हूँ, जो कैलाश शब्द आता है आपका, इसमें दोनों ही होते हैं। आप तालु श लगाते हैं तो वो आपका तत्सम हो जाता है, और जब आप दंत स लगाते हैं तो ये तद्भव हो जाता है, ठीक है। हाँ जी, कलेश में आपका तालु श बनता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये जो शब्द आ रहे हैं, इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं हमारे जिसमें इस तरह का अंतर आ गया है, और इस चीज़ को लेके अगर आपकी परीक्षा में दोनों होते हैं तो आपको ये वाला सही करना होता है पिछले उत्तरों को देखते हुए।
हम ये नहीं कह सकते, सही तो आपके दोनों ही हैं। मैं तो ये समझती हूँ कि जब दोनों करके इस तरह से पूछा जाता है तो परीक्षक को फिर ये पूछना चाहिए कि वो तत्सम में पूछ रहा है या तद्भव में पूछ रहा है, या तो वो ये कर दे, नहीं तो दोनों ही आपके सही होते हैं। ठीक है, संस्कृत में ये होता है, हिंदी में ये लगाया जाने लगा है, या तो फिर संस्कृत के शब्दों को हूबहू रखें, तो इसमें पिछले अनुभव के अनुसार यानी पिछले आंसर के अनुसार आपको ये लगाना होता है जो आपका दिया हुआ है। चलो अब इसमें जो आपको दिया हुआ है नीचे इनको देखेंगे हम। प्रत्यय से संबंधित जो हमारे पास शब्द दिए हुए हैं, यहाँ शब्द है हमारे पास आक। आक में हम देखेंगे शब्द है तैर में हमने लगा दिया तैराक बन गया, उड़ में लगा दिया क्या बन गया उड़ाक। अब इसी तरह से आकू शब्द बनाया, लड़ से लड़ाकू, पढ़ से पढ़ाकू। ठीक है, अब शब्द दिया है यहाँ पे आलू शब्द दिया है। अब ये आलू कोई शब्द नहीं है, ये क्या है आलू आपका एक प्रत्यय है। ठीक है, अब आप कहेंगे मैम खाने वाला भी आलू होता है, तो देखो वो तो सब्जी का नाम है तो वो एक तरह से संज्ञा में आ गया। ठीक है, जिस प्रकार से सोना शब्द आपका गोल्ड भी होता है और सोना मतलब स्लिपिंग भी होता है, तो उसी तरह से जो आपका यहाँ पे शब्द है आलू, ये एक क्या है उपसर्ग, मतलब एक प्रत्यय भी है और एक शब्द भी है। तो यहाँ पे हम प्रत्यय की बात कर रहे हैं, तो आपको ध्यान देना है। जैसे शब्द है आपका दया, अब यहाँ पे शब्द दिया हुआ है दया। अब दया शब्द में हम क्या जोड़ रहे हैं प्रत्यय, हम जोड़ रहे हैं आलू। ठीक है, इसका अंतिम वर्ण क्या है हम देखेंगे, यहाँ पे ये है हमारा व्यंजन और ये है इसका स्वर। तो हम इस आ को हटाकर यहाँ पर क्या रखेंगे आलू रखेंगे। तो जब हमने रखा ये आ इस या को पूरा कर देगा तो ये ऐसा का वैसा ही रहेगा, द के यानी य के साथ आ आएगा और बचा हुआ टुकड़ा शब्द हमारा क्या बन गया दयालु। समझ गए? ठीक है, पवन ये बताओ तुमने दयालु पिछली बार भी पूछा था मेरे से, पिछली क्लास में भी, तुम्हें दयालु ही नहीं समझ में आता या बस ऐसे ही उठा कर दिया उस समय? मुझे इतना याद है कि तुमने पिछली क्लास में दयालु ही पूछा था कि मैम समझ में नहीं आया। नहीं, मुझे पता चलता रहता है सब कुछ, और अगर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है ना तो आप अपनी क्लास उठा के देख लेना। तो उस लास्ट 5 बजे वाले जो लास्ट क्लास है ना लास्ट बैच की, उसमें दयालु ही बताया है मैंने, मुझे तुरंत याद आ गया। फिर मुझे तुरंत आया था ये तो पवन ही था पूछने वाला। हाँ, तो आप समझ में आ गया? दोबारा मत पूछना नहीं पूछ लेना, मजाक कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप समझ में आ गया? ठीक है, तो चलो देखो आज आप लोगों को होमवर्क में क्या करना है। होमवर्क में आप लोगों का यही काम रहेगा, ये जो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं ये है मूल शब्द। ठीक है, इन मूल शब्दों में ये जो यहाँ पे प्रत्यय लगे हुए हैं, मैंने यहाँ पे आपको कोई ऐसा नहीं दिया सिर्फ पढ़ने के लिए दिया है। आप बस एक रफ कॉपी रख के बस जल्दी जल्दी से क्या करना है कि मूल शब्द के साथ में इनको लगाकर आपको देख लेना। अगर मान लो रफ कॉपी भी नहीं रखना चाहते हो तो आपको बैठ के ना बस अपनी पेंसिल या पेन लेकर देख लेना कि जैसे ये शब्द है इसमें ये लगा तो शब्द ये बना, ये शब्द है तो इसमें ये लगा तो ये बन गया। ऐसे करके एक बार रनिंग पे देख लेना, आपको पता चल जाएगा हर शब्द में कि कैसे बना हुआ है। ठीक है, तो आपकी परीक्षा में जो प्रश्न आता है वो ये आता है, शब्द कहेगा कि बिकाऊ शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा? विकल्प में दिया होगा, ऊ दिया होगा, आऊ दिया होगा, तो आप देखेंगे कि शब्द है हमारा बिकना। ठीक है, क्या होती है क्रिया हमारी बिकना होती है, यहाँ पे तो बिक दिया हुआ है। अब आपको समझना है कि बिकना क्या है क्रिया, और हम जो प्रत्यय लगा रहे हैं वो लगा किस में रहे हैं धातु में लगा रहे हैं, तो हम इस ना को हटा देते हैं। ये क्या है एक प्रत्यय है। अब बची हमारे पास धातु बिक, तो इसी बिक से हम देख रहे हैं कि अब बिक में लगा हुआ है आऊ। अब आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ हम देख रहे हैं कि बिक शब्द में अगर पहले से आ होता तो हमें पता चलता कि हो सकता है कि ऊ भी हो सकता है, लेकिन इस ऊ से पहले आ दिया हुआ है तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि यहाँ पर आऊ ही हमारा प्रत्यय है जो कि बिक शब्द में लगा हुआ है। और वो कैसे, उसका अ हटाकर आ जोड़ रहा है। तो इस तरह से आप जब एक बार सारे शब्दों को करके देख लेंगे ना तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसलिए मैंने बोला है कि एक थोड़ा सा दिमाग लगा के देख लेना कौन सा कैसे बना है। चलो, तो ये सारे जो आपके दिए हुए हैं अब आपको पढ़ना है। जैसे मान लो आना, आवना, आवत, आहट, आवट। अब जैसे आहट आपका प्रत्यय है, ये कई बार रिपीट हुए हैं आपके, ये वाले बहुत बार रिपीट होते हैं परीक्षा में। ठीक है, क्योंकि आहट जो है एक जैसे कहते हैं किसी की आहट होना,
एक सार्थक शब्द भी होता है और यह प्रत्यय में भी आ रहा है। तो उस सार्थक शब्द में और इसमें दोनों में अंतर है। तो जैसे हमने चिल्ला में लगा दिया आहट तो चिल्लाहट हो गया, घबरा में लगा दिया आहट तो घबराहट। बुलाना शब्द क्रिया क्या है? बुलाना। तो बुलाना में धातु हो गई बुला और उसमें लगाया तो बुलाहट हो गया। ठीक है। जगमग और जगमग में आहट लगाया तो जगमगाहट, ऐसे बन गया शब्द। ठीक है। तो यह ध्यान रखना है। पॉइंट समझ में आ गया। अब इसमें आगे दिए हुए हैं आपके, देखो वर्तनी के लिए बहुत सारे शब्द, जैसे अंकुरित, अपेक्षित, खंडित, उपेक्षित। ठीक है। आगे शब्द दिया है जैसे आधारित, आवेशित, आरोपित। ये जो शब्द दिए हैं ये वर्तनी में पूछे जाते हैं आपके, तो ध्यान रखना है। अंतिम इनमें सब क्या लगा है? इत प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे आगे शब्द आ गया, पॉइंट नंबर ख दिया हुआ है। ये जो पॉइंट नंबर ख दिया हुआ है ये एक तरह से क्या है? एक अपवाद है इन शब्दों में जो अभी आपने इत प्रत्यय में लगाया है। लेकिन ये जो अपवाद है इसको मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी लास्ट में। अभी इसको छोड़ देना क्योंकि लास्ट में आप मेरे को बता देना कि मैम ये भी बताना है। ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए मैं इसको छोड़ रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा अगर अभी बताऊंगी तो आपको समझ नहीं आएगा। तो आप पहले लगाना नियम सीख लो। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है? हमने अभी जो पहला नियम सीखा वो ये सीखा कि हम किसी शब्द में उसका अंतिम वर्ण हटाकर प्रत्यय जोड़ दे रहे हैं। अब दूसरा नियम आ रहा है कि मूल शब्द के अंतिम वर्ण के साथ साथ प्रथम स्वर में भी परिवर्तन। तो प्रथम स्वर में परिवर्तन दो प्रकार का होता है, एक होता है लघु परिवर्तन और एक होता है दीर्घ परिवर्तन। तो अभी हम सबसे पहले ना दीर्घ परिवर्तन की बात करेंगे। अब दीर्घ परिवर्तन में आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से जो ज्यादा महत्वपूर्ण प्रत्यय हैं वो हैं आपके पास ये 4 प्रत्यय। ठीक है। इक, ए, य और अ, ये ऐसे 4 प्रत्यय हैं जो आपकी परीक्षा में आने वाले जो शब्दों में बहुत आयत मात्रा में मिलते हैं। ठीक है। तो इन्हीं प्रत्ययों पे हम फोकस करेंगे और यहाँ पे आप लोगों को स्टार डाल देना है। डायरेक्ट प्रत्यय, डायरेक्ट वर्तनी या उसके अकॉर्डिंग ये शब्द आपकी परीक्षा में आता रहता है। तो चलो इसे अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे क्या कह रहा है, कैसे परिवर्तन करता है उसे हम देखेंगे। लिखना नहीं है अभी, समझना है। लिखना क्या है, कहाँ लिखना है, कैसे लिखना है वो मैं बताऊंगी। तो जैसे देखो एक शब्द है आपका समाज। ठीक है। अब समाज शब्द में हमने क्या जोड़ा? इक प्रत्यय जोड़ा। तो इससे हमारा शब्द बना सामाजिक। अब ये ध्यान दो कि समाज से सामाजिक शब्द हमारा कैसे बना, इसे हम देखते हैं। तो इक प्रत्यय हमारा एक ऐसा प्रत्यय है जब ये किसी शब्द में जुड़ता है तो ये इसके अंतिम वर्ण को, यानी ये जो इसका अंतिम वर्ण है, अंतिम वर्ण क्या है इसमें? ज व्यंजन हो गया, इसका अंतिम वर्ण हो गया अ। तो ये अ को हटाकर यहाँ पर क्या जुड़ जाता है? इक जुड़ जाता और इक जुड़ जाता है। अब जब इक जुड़ता है तो ये सामाजिक होना चाहिए था, लेकिन ये बना क्या है? सामाजिक। तो ये एक परिवर्तन करता है कि अंतिम वर्ण को हटाकर स्वयं तो जुड़ता ही है, लेकिन इस शब्द के, यानी जो ये शब्द है इसमें, इस शब्द के प्रथम स्वर में दीर्घ परिवर्तन कर देता है। तो इस शब्द का प्रथम स्वर क्या है? ये क्या है? ये तो व्यंजन है। स इसमें क्या है? व्यंजन। और नियम कह रहा है कि प्रथम स्वर में परिवर्तन करता है। तो प्रथम स्वर इसका क्या है? अ, और इसमें ये दीर्घ परिवर्तन करता है, यानी अ किस में बदल जाता है? आ में बदल जाता है। तो जब ये आ में बदल गया तो बनने वाला शब्द क्या बना? सामाजिक। ठीक है। तो यह इस तरह से बनता है। अब मान लो इसी तरह से हम इस शब्द में, यानी एक शब्द और देखें। एक शब्द है हमारा विज्ञान। विज्ञान शब्द में जब हम इक जोड़ते हैं तो उसमें क्या होता है? शब्द बनता है हमारा वैज्ञानिक। अब देखो ये वैज्ञानिक शब्द कैसे बना, तो वही हमें देखना है। परिवर्तन क्या होगा? वही जो मैंने अभी बताया। और क्या परिवर्तन है? अंतिम वर्ण। ये तो है व्यंजन, इसका स्वर क्या है? अ। अ को हटाकर क्या जुड़ता है? इक। और इसका प्रथम स्वर क्या है? ये तो है व्यंजन और प्रथम स्वर है ई। तो ये इसमें क्या करता है? दीर्घ परिवर्तन करता है और ये किस में बदल जाता है? आय में। अब आप कहेंगे कि मैम दीर्घ परिवर्तन तो दीर्घ ई होना चाहिए था।
आपने यहाँ पे आय क्यों लगाया? तो अब यहाँ आपको ये पता चलता है कि यहाँ पे दीर्घ का मतलब उसका दीर्घ वर्ण नहीं है, यहाँ दीर्घ का मतलब कुछ और है। तो जो और है उसी को हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आपको, जैसे आपने संधि में फॉर्मूला लिखा था, एक फॉर्मूला लिखना पड़ेगा और हम उस फॉर्मूले को लिखकर इसे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जहाँ आपका ये नियम लिखा हुआ है, इस नियम के नीचे जो यहाँ पे स्थान बचा हुआ है, यहाँ इस स्थान पर आपको फॉर्मूला लिखना होगा। चलो आपको फॉर्मूला याद करवाती हूँ लिखवाने से पहले। मुझे ये बताइए कि मैंने आप लोगों को एक काम दिया था कि आपको जो याद करना है स्वर, उसको क्या याद करना है? 2 लाइनों में याद करना है, याद है ना? तो जरा स्वर लिखवाओ। तो कितने होते हैं हमारे स्वर? 11। कौन कौन से? अ, आ, ई, ई, उ, री। और मैंने आपसे कहा था कि इन स्वरों को ना हमेशा 2 लाइन में लिखना। ठीक है, तो 2 लाइन में, और मैंने कहा था कि जब आप लिखने लगो यानी ए, तो इस ए को यहां से ना लिख के कहाँ लिखना है? ई के नीचे से। तो यहां हम लिखते हैं ए आए, ओ आओ। तो ये हमारे पास 11 स्वर हो गए। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ये आपने देखा वर्णमाला में हर जगह हमें काम किया, संधि में भी हमें काम किया। तो ये जो मैंने आपको ई और ऊ के नीचे लिखना सिखाया था, तो इसीलिए सिखाया था ताकि आपको प्रत्यय में भी ये याद रहे। तो अब यही फॉर्मूला हमारा बनेगा। हमारे ये 11 स्वर हैं, इन 11 स्वर को आपको 4 परिवारों में बांटना है। ठीक है, तो एक परिवार हो गया ए आ का। ठीक है, एक परिवार हो गया ई ए आय का, एक परिवार हो गया उ ओ औ का, और एक परिवार हो गया री का। ठीक है, री रह गया अकेला। अब यहाँ पे ध्यान देना है हमको, यहाँ पे हमारा नियम कहेगा कि अगर जो हमारा शब्द है, यानी शब्द का प्रथम स्वर, शब्द का प्रथम स्वर अगर इनमें से कोई सा भी होगा, ठीक है, तो उसका परिवर्तन होगा। और ये परिवर्तन है हमारा दीर्घ। ठीक है, दीर्घ परिवर्तन। अच्छा, इसको ना दीर्घ परिवर्तन के लिए ही ऐसे ही करके लिख लेते हैं। यहाँ पर यानी परिवर्तन कैसा होगा? दीर्घ परिवर्तन। लेकिन होगा कैसा? जो अब हम रखने वाले हैं यहाँ पर, यानी ये अगर किसी शब्द के प्रथम स्वर के स्थान पर ए आ में से कोई सा होगा तो इसका परिवर्तन दीर्घ होगा। तो इन दोनों में से बड़ा भाई दीर्घ कौन सा है? आ। ठीक है, तो हम आ बना देंगे। अब मान लो अब ये जब 4 भाई हैं, तो इन 4 भाई में से अगर हम ये कहें कि सबसे बड़ा इनमें से कौन सा है, तो इसे आप इन चारों में से बड़ा किसको मान के चलेंगे? आय को। तो यानी जो परिवर्तन होगा इन चारों में से कोई सा रखा होगा तो इसका परिवर्तन किस में हो जाएगा? आय में हो जाएगा। अब इसी तरह से इन चारों में से अगर हम बड़ा मानेंगे तो आओ को, तो इन चारों में से अगर परिवर्तन होगा तो किस में हो जाएगा? आओ में हो जाएगा। अब ये जो री है हमारा, इसका परिवर्तन हमारा हो जाएगा आर में। ठीक है, दीर्घ परिवर्तन है तो किस में हो जाएगा? आर में। यानी र से पहले क्या लग जाएगा? दीर्घ आ लग जाएगा। ठीक है, तो इनका परिवर्तन इस तरह से होगा। तो ये हमारा फॉर्मूला बन के आता है। लिख लो इसको जरा जल्दी से फटाफट, फिर आपको यहाँ पे समझाऊंगे इससे कैसे शब्द हमारे परिवर्तित होते हैं।
हो गया? जल्दी से उतार के फटाफट से आगे करना शुरू करो जो शब्द दिए हुए हैं उन पे। अब इसमें याद क्या रखना है आपको? याद इतना सा रखना है कि प्रत्यय में दीर्घ परिवर्तन का मतलब है दीर्घ आ, आए, आओ और आर। समझ गए? तो ये चार्ट आपका इस तरह से आपके दिमाग में रहेगा। चलो बन गया है। हम लोग अब देखेंगे अगले पेज पे आपका शब्द दिए हुए हैं, जैसे समाज प्लस एक शब्द दिया है हमारा सामाजिक। अब आपको इसी को बनाना पड़ेगा। आपके पास दो तरीके हैं इस शब्द को सही तरीके से बनाने के। कैसे? जैसे देखेंगे हम, देखो शब्द हमारे पास दिया, लिखना बाद में पर समझ लो, समझ लिया तो अपने आप कर लोगे। जैसे शब्द दिया है हमारे पास समाज प्लस एक, या तो आप इस तरीके से जोड़ लो कि आगे और पीछे वाले पॉइंट को अच्छी तरह से समझ लो कि हम जानते हैं कि जब हम इक प्रत्यय को किसी भी शब्द में जोड़ेंगे तो इक प्रत्यय क्या परिवर्तन करता है? शब्द के अंत में भी और शब्द के शुरुआत में भी। तो शुरुआत में कौन सा प्रत्यय परिवर्तन करता है? दीर्घ परिवर्तन। तो हमें पता है कि अंत में हमारे पास क्या है? ज, इसका स्वर क्या है? अ। तो ये अ को हटाकर यहाँ पर क्या जोड़ेगा? इक जोड़ेगा। और इसके प्रथम शब्द में, यानी जो प्रथम वर्ण है, प्रथम स्वर अ, इसमें क्या परिवर्तन करेगा? इसको हटाकर इसे दीर्घ बना देगा, तो आ हो जाएगा। तो हमें पता चल गया कि स में क्या हो जाएगा? आ। अब यहाँ पे हमको पता है ये तो जस का तस है, तो इसे हम ऐसे ही उतार लेंगे। अब ये जो ज है, इस ज को आ हटाकर ई जो है इस ज को पूरा करेगा, तो ज के ऊपर ई की मात्रा आ जाएगी और इसका बचा हुआ टुकड़ा यहाँ पे शब्द आ जाएगा। तो शब्द हमारा क्या बन गया? सामाजिक। ठीक है, तो आपके पास एक तरीका ये है कि आप इस तरीके से सारे शब्दों को करके देख सकते हैं। दूसरा तरीका आपके पास ये भी है कि हम इसका वर्ण विच्छेद कर लें। ठीक है, कि जैसे ये हमारा शब्द है, इसका वर्ण विच्छेद कर लेते हैं। ये हो गया हमारा व्यंजन, इसका स्वर हो गया अ। फिर आ गया हमारे पास व्यंजन, इसका स्वर क्या हो गया? आ। फिर आ गया व्यंजन और इसका स्वर क्या हो गया? अ। अब हमें पता है कि परिवर्तन कहाँ होना है? प्रारंभ में और अंत में। तो प्रारंभिक स्वर जो है इसको हटाकर हम यहाँ पर क्या जोड़ेंगे? आ। और यहाँ पर इसको हटाकर हम क्या जोड़ेंगे? प्रत्यय जोड़ेंगे। ठीक है, तो ऊपर जो लिखा है उसे पूरा कर देंगे। ये आ इस सा को पूरा करेगा तो क्या हो जाएगा? सा। अब ये आ इस माँ को पूरा करेगा क्योंकि इसमें कुछ हटाना ही नहीं है, तो ये हो गया माँ। और ये ई जो है इस ज को पूरा करेगा, तो यहाँ पे लिख लिया और बचा हुआ टुकड़ा शब्द क्या बन गया? सामाजिक। तो आपको जैसा अच्छा लगे आप उस तरीके से करिए। ठीक है, तो अब जो आपके यहाँ पे उदाहरण दिए हुए हैं ये सारे आपको करने। जल्दी से उठाइए कलम और अभी करिए मेरे सामने फटाफट से। अब जैसे मान लीजिए शब्द दिया है आपका भूगोल, शब्द है भूगोल, इसमें हम क्या जोड़ रहे हैं? इक जोड़ रहे हैं। अब मान लो हम इसको इसी तरह से करें कि खोलकर लिख लें। ये हो गया हमारा भ, इसका स्वर क्या हो गया? उ। फिर यहाँ पे आ गया हमारा ग, इसका स्वर क्या हो गया? ओ। फिर आ गया हमारे पास ल, इसका स्वर क्या हो गया? अ। अब हमको पता है कि इसमें परिवर्तन करना है। हम परिवर्तन क्या करेंगे? अ को हटाकर यहाँ पर हम क्या जोड़ेंगे? एक। और इसका प्रथम स्वर उ, दीर्घ उ, इसके स्थान पर हम क्या लगा देंगे? अ लगा देंगे। क्यों लगा देंगे? क्योंकि हमारा नियम कह रहा है ये उ आया है तो परिवर्तन किस में करेंगे? अ में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने परिवर्तित कर दिया। अब जोड़ देंगे, ये इसे पूरा कर देगा, तो शब्द हमारा क्या बन गया? ओ। अब ये इसने इसको पूरा कर दिया, ये शब्द हमारा यहाँ हो गया। ई ने ल को पूरा कर दिया तो ल के ऊपर ई आ गया, बचा हुआ टुकड़ा शब्द क्या बन गया हमारा? भौगोलिक। ठीक है, तो भूगोल से एक जोड़ने पर क्या बनता है? भौगोलिक। ठीक है, उतार लीजिए जल्दी से। इसी तरह से आगे शब्द दिया है आपका विधान में हमें एक जोड़ना है, तो शब्द कैसे बनता है हमारा? वैधानिक। जल्दी जल्दी से फटाफट पूरा कर लीजिए इसको। उसी तरह से शब्द दिया है हमारा इच्छा, हो गया ये। चलो देखो,
देखो जैसे शब्द दिया है हमारा इच्छा, इसमें क्या जोड़ना है, एक जोड़ना है। तो हमको पता है ये है ई, ये हमारा क्या हो गया च, फिर आ गया हमारा छ, इसका स्वर क्या है आ। तो हमको पता है कि आ को हटाकर क्या जोड़ना है, एक जोड़ना है। और परिवर्तन तो हमें प्रथम स्वर में करना है। अब प्रथम स्वर चाहे हमारे पहले नंबर पे आए, दूसरे नंबर पे आए या तीसरे नंबर पे आए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, हमें परिवर्तन करना है प्रथम स्वर में। तो प्रथम स्वर में हमारा जो ये ई है ये किस में बदल जाएगा, आय में बदल जाता है, ये आय में आ जाएगा। अब इसके बाद जो है हमारा वैसे ही लिख जाएगा। ये जो छ ई है ये इस छ को पूरा करेगा। तो च तो हमारा आधा है, तो ई यहाँ से इससे पहले जुड़ेगा और शब्द हमारा बन जाएगा ऐच्छिक। ठीक है, हाँ आंशिक भी बताती हूँ मैं। पॉइंट ये समझ में आ गया। अब इसी तरह से मान लो जैसे शब्द है हमारा अध्यात्म। अब अध्यात्म में हमने इक जोड़ा, तो ये जो आ है प्रथम स्वर, यही किस में बदल जाएगा, दीर्घ में बदल जाएगा और शब्द क्या बन गया, आध्यात्मिक। अब देखो यहाँ पे आपको ऐसे अब देखना है, आप उपसर्ग पढ़ चुके हो, संधि पढ़ चुके हो, ये सारी चीजें आपको पता है। अब ये जो अध्यात्म शब्द है इसमें है आपकी संधि, ठीक है, पहले से संधि हो रही है। इसमें है उपसर्ग क्या, अधि, और इसमें शब्द क्या है, आत्म। तो अधि और आत्म शब्द में यहाँ पर क्या हुई है, संधि। और यहाँ कौन सी संधि हुई थी, यण संधि। तो ये जो ई है ये किस में बदल गया था, य में बदल गया, और इससे बन के आया शब्द हमारा अध्यात्म। और इस अध्यात्म में फिर जब हमने इक जोड़ा तो यहाँ पर ये हमारा दीर्घ बन जाता है और शब्द बन गया हमारा आध्यात्मिक। और आपने अगर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखे हैं तो आध्यात्मिक शब्द आपका बहुत बार लिखने को आता है, क्योंकि अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि इक जो है अध्यात्म में जोड़ देते हैं और इसको क्या लिख देते हैं, आध्यात्मिक। ठीक है, अब इस तरह से जोड़ देते हैं तो यह क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। अब बार बार रिपीट होता है यही, तो आपको समझ में आना चाहिए कि जब इक प्रत्यय जुड़ा है तो प्रथम स्वर क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, तो ये तभी सही होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो अब ये पॉइंट समझ में आ गया। अब एक शब्द है इसमें अंश से बना है, आंशिक कैसे बना है। तो देखो आपको ये बात पता है कि ये जो हमारा अंग है इसमें जो बिंदी है ये अलग है और ये अ, तो प्रथम स्वर में परिवर्तन करना है ना। तो प्रथम स्वर में जब ये एक जुड़ता है तो प्रथम स्वर को क्या कर देता है, दीर्घ कर देता है, दीर्घ कर देता है। ये बिंदी इसके ऊपर ऐसे ही आ जाती है और स का अंतिम अ हटाकर ई जुड़ जाता है, तो शब्द क्या बन जाता है हमारा, आंशिक बन जाता है। बिंदी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बिंदी में परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये बिंदी क्या है, ये अ स्वर से बोली जा रही है, ये बाद में है, तो हमें तो प्रथम स्वर में परिवर्तन करना है ना। ठीक है, तो इस तरह से बना दो जल्दी से फटाफट। वेद, हाँ जी, स्वैच्छिक कहाँ पे आ गया, वो उसमें तो आपकी संधि हो रही है ना। स्वैच्छिक शब्द जो है वो किस में है, उसमें आपकी संधि होती है ना। स्व प्लस मतलब इच्छा से बना शब्द है ना। देखो शब्द जो है आपका शब्द है हमारा स्वेच्छा, ठीक है, ये शब्द होता है। और स्वेच्छा शब्द में जब हम एक जोड़ेंगे तो ये जो हमारा स्वैच्छिक, ये जो स्वेच्छा शब्द बना है ये किससे बना है, ये हमारा स्व प्लस इच्छा से बनता है। ठीक है, इसका अ और इसका ई मिलकर क्या बना देता है, ए बना देता है। तो यहाँ पे पहले क्या हो गई, संधि। ठीक है, फिर जब हम इसमें इक प्रत्यय जोड़ेंगे, तो जब हम इसमें इक प्रत्यय जोड़ेंगे तो फिर इसमें इक का परिवर्तन होगा। हमें पता है पहला वर्ण क्या हो गया हमारा स, फिर आ गया हमारा व, फिर आ गया हमारा ए, ठीक है, फिर आ गया हमारा च, फिर आ गया हमारा छ, फिर आ गया हमारा आ। तो हमें पता है आ हट के क्या आएगा, इक आएगा, ये आ गया। अब प्रथम स्वर में परिवर्तन होगा। अब प्रथम स्वर यहाँ पे कहाँ है, पहले दूसरे तीसरे नंबर पे है। अब तीसरे नंबर पे ए है तो ये किस में बदलेगा, आय में बदलेगा ना। तो ये आय में बदल गया, बाकी जो है हमारा वो जस का तस रहेगा, ऊपर से हम ऐसे ही उतार लेंगे, ये आ गया हमारा। अब आप इसको जोड़ सकते हो, ये इसको पूरा करेगा और ये इसको पूरा करेगा, स हमारा आधा रह गया, स आधा रह गया
तो ये इसके ऊपर डबल मात्रा हो जाएगी, ये आधा छ के ऊपर ई की मात्रा आएगी और ये शब्द बन गया। तो शब्द बन गया हमारा स्वैच्छिक। अब आपको पता है कि स्वेच्छा जब लिखेंगे तो इस पे एक मात्रा लगाएंगे और जैसे ही हम स्वैच्छिक लिखेंगे तो इस पे डबल मात्रा हो जाएगी। तो ये क्यों हुआ आपको दोनों में पता चल गया। अब मान लो अगर आपसे पूछा जाए कि स्वेच्छा में यह किस विधि से बना है, तो यह केवल संधि विधि से बना है। और अगर हम कहें कि स्वैच्छिक शब्द किस विधि से बना है, तो यह हमारा संधि प्लस प्रत्यय से बना है। अब इससे मान लो इसमें ऐसे पूछ लिया जाए, ऐसे ही स्वैच्छिक शब्द देकर पूछ लिया जाए कि इसमें कौन सी संधि है। अब ये आप एक एडवांस लेवल का आप समझ लो कि कौन सी संधि है। यण, अभी तो बताया मैंने, ये जो आपको यहाँ पे बताया था कि अ प्लस ई बना के क्या बना रहा है, ए बना रहा है, तो ये हमारी गुण संधि का हिस्सा है। अब देखो ये है आपका कंफ्यूजन वाला। आपको शब्द में क्या दिख रहा है, डबल मात्रा, लेकिन है क्या, गुण संधि। फिर आप कहोगे कि मैम ये गुण संधि कैसे आ गई, तो ये गुण संधि क्यों आई। अगर हम इसको खोल के लिखेंगे तो ये बना किससे है, स्व प्लस इच्छा प्लस इक। तो यहां पर है संधि और यहां पर है प्रत्यय। समझ गए ना। तो अब अगर किसी शब्द में और किसी और शब्द में आपको इस तरह से दिखाई देना कि कैसे बन रहा है, तो आप उसमें जोड़ तोड़ करके ये भी देख सकते हैं कि क्या कहीं प्रत्यय के प्रभाव से तो परिवर्तन इसमें नहीं आ रहा है। बात समझ में आ गई ना। तो इस तरह से आता है। और यहाँ ये एडवांस लेवल आपका हो सकता है, ये वाला पूछ सकता है, क्योंकि संधि में आजकल वो ऐसे ही पूछ रहा है, प्रत्यय वाला जोड़ के जहाँ परिवर्तन होता है उसके साथ। ठीक है, चाहो तो इस पॉइंट को लिख सकते हो। ये ऐसे स्वैच्छिक शब्द जो बना है किससे, यहाँ लिख सकते हो गुण संधि, गुण संधि, ठीक है, और यहां पर प्रत्यय। ठीक है, समझ में आ गया। चलो देखो, अब यहाँ पे आपके जो आगे शब्द दिए हुए हैं इनमें देख लो। अच्छा ये देखो, जो हृदय शब्द है, हार्दिक शब्द जो बना है वो समझ में आ गया। एक बार बता देती हूँ इसको कैसे बना है। शब्द है आपका हृदय, एक्चुअली ये हृदय है होता है, ठीक है। इसमें आता है आपका इक प्रत्यय। इसे आप ऐसे समझ लीजिएगा कि आपके सामने जो ये य है, यानी अगर कहीं किसी शब्द में य आता है तो कुछ शब्द हमारे ऐसे होते हैं जिनमें अगर अंत में य आता है और हम जब उसमें कोई ऐसा प्रत्यय लगा रहे होते हैं जो परिवर्तन करता है, तो वो अक्सर ना उस य को हटाकर तब जो बचा हुआ ये शब्द है इसमें परिवर्तन करता है। तो हृदय का मतलब है यहाँ पर हृदय से। ठीक है, अब इसमें जब ये इक प्रत्यय लगता है तो कैसे लगता है, यहाँ पे है हमारा ह, इसमें स्वर क्या है हमारा ड़ी, यहाँ पे आ गया हमारा द और इसमें स्वर आ गया हमारा अ। अब क्या होगा, ये अ को हटाएगा और यहाँ पर क्या जुड़ेगा, इक जुड़ेगा। और ये जो हमारा ड़ी है इसमें परिवर्तन किस में होता है, आर में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो बचा वो द ऐसे उतार लेंगे और ये जो ह है इसको यहाँ पे उतार लेंगे। अब आप इससे जोड़ दो, हम इसे जोड़ेंगे तो ये जो आ है ह को पूरा करता है तो हा पूरा हो गया, और ये जो ई है द को पूरा करती है तो यहाँ पे द पे आ गया और ये हमारा का आ गया। अब ये जो हमारा र यहाँ पे आधा बचा इसको ये अपने ऊपर चढ़ाएगा और शब्द हमारा क्या बन जाएगा, हार्दिक। ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया। अब ये जो मैंने आपको बताया यहाँ से यह जो गायब होने वाला जो मैंने अभी आपको पॉइंट छुड़वाया है ना तीसरा, उसी में पॉइंट हम उसको समझ जाएंगे। हमारा आता है, चाहे से उतार लो। इसके बाद आगे आपके पास जो शब्द दिए हैं जल्दी से अभ्यास करके देखो, नीचे जो दिए हुए हैं
हृदय में एक जुड़ा तो हार्दिक हो गया, व्यवहार में एक जुड़ा तो व्यवहारिक हो गया, अनुपात में एक जोड़कर आनुपातिक, भूमि में एक जोड़कर भौमिक, शरीर से शारीरिक, देवी में एक जोड़कर दैविक बन गया, सप्ताह में एक जोड़कर साप्ताहिक बना, प्रमाण में एक जोड़ा प्रामाणिक, परिवार में पारिवारिक, सेना में सैनिक। ठीक है, इस तरह से। अब नीचे दिया है स्मरणीय तथ्य जिसे आप अपवाद में रख सकते हो। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता है एक जोड़ने पर, जैसे उदाहरण के तौर पर क्रमिक, श्रमिक, धनिक, पथिक, क्षणिक। ठीक है, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो आएंगे, इनमें प्रत्यय कौन सा है, इक है, लेकिन इनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो ये किस कारण से नहीं होता तो ये हमें नहीं पता है, लेकिन हम यहाँ पर इसको याद कर लेंगे क्योंकि परीक्षा में अक्सर ये हमारा आ जाता है। तो पॉइंट समझ में आ गया आप लोगों को ये? तो चलो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। आपको घर जाके ऐसे ही शब्द देखने हैं, एक प्रत्यय का ही आपको देखना है। अगर मान लीजिए एक प्रत्यय आपको समझ में आ गया है तो ए प्रत्यय और जो आगे आपका दिया हुआ है य प्रत्यय, इनको भी करके अभ्यास करके देख लेना घर पे। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे करेंगे हम कल की क्लास में।